चर्चा कर रहे हैं आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास विषय पर, और उसी क्रम में आज जिस विषय पर हम चर्चा करेंगे वह है प्रेमचंद युगीन हिंदी कहानी। हम जानते हैं कि हिंदी साहित्य का लगभग 1100 वर्ष का इतिहास, उसमें से 1000 वर्ष के आसपास हिंदी कविता का इतिहास हमारे सामने उपस्थित होता है। आदिकालीन हिंदी साहित्य, भक्तिकालीन हिंदी साहित्य, रीतिकालीन हिंदी साहित्य, इसमें गद्य उस तरह से उपस्थित नहीं होता, और यदि ब्रजभाषा गद्य मिलता भी है तो वह केवल टीका के रूप में हमें प्राप्त होता है। खड़ी बोली हिंदी का उद्गम और उसका विस्तार जिस तरह से भारतेंदु युग से हुआ, वहीं से हिंदी गद्य और गद्य की अनेक विधाओं का आगमन भी हमें दिखाई देता है। इसीलिए अनेक इतिहासकारों ने आधुनिक हिंदी साहित्य को, इस युग को गद्य काल के नाम से भी अभिहित किया है। ये जो खड़ी बोली हिंदी के गद्य का इतिहास है, उसमें अनेक गद्य विधाओं को उद्भव और विकास के इस परिप्रेक्ष्य में हम वर्गीकृत करते हुए देखते भी हैं। उसी में एक महत्वपूर्ण और अत्यधिक पठनीय विधा वह हिंदी कहानी है। हिंदी कहानी का उद्गम, जैसा कि हम हिंदी कहानी के उद्भव के परिप्रेक्ष्य में चर्चा कर चुके, पहली कहानी किसे माने, किन किन विद्वानों ने किस कहानी को पहली कहानी कहना उचित समझा, इन सब पर हमने चर्चा की। और भारतेंदु युगीन, द्विवेदी युगीन, यानी प्रेमचंद युग से पहले की हिंदी कविता, उस पर हमने विस्तार से चर्चा की थी। आज हम बात कर रहे हैं कथा सम्राट प्रेमचंद को केंद्र में रखकर। जब हमने कहानी के उद्भव विकास का वर्गीकरण और विभाजन किया, तो उसका जो दूसरा कालखंड है वह प्रेमचंद का अपना युग है। एक विराट व्यक्तित्व प्रेमचंद का रहा है। हिंदी गद्य में, उपन्यास, कहानी में, अनुवाद में प्रेमचंद का जो अवदान है वह अविस्मरणीय है, स्तुत्य है, प्रणम्य है। हिंदी को घर घर तक पहुंचाने का, हिंदी रचनाओं के माध्यम से हिंदी की पठनीयता को बढ़ाने और विकसित करने का जो काम प्रेमचंद ने किया वह अतुलनीय है। प्रेमचंद का व्यक्तित्व और उनका कृतित्व इस युग को प्रेमचंद युग कहने के लिए प्रेरित करता है, और हमें इतिहासकारों को, समीक्षकों को बाध्य भी करता है। हिंदी कहानी की बात अगर हम करें तो दो विराट व्यक्तित्व, महान व्यक्तित्व हिंदी कहानी को मिले, जिनमें प्रथम प्रणम्य नाम प्रेमचंद का है और दूसरा प्रणम्य नाम महाकवि, महान रचनाकार जयशंकर प्रसाद का है। प्रसाद जी उपन्यासकार, कहानीकार, महान कवि, विश्व कवि, नाटककार, विलक्षण नाटककार, समीक्षक, आलोचक, न जाने कितने आयामों के साथ हमारे सामने उपस्थित होते हैं। प्रेमचंद और जयशंकर प्रसाद, इन्हीं दोनों के अवदान, मार्गदर्शन और लेखन की परिपाटी तथा प्रतिष्ठा, इसका परिणाम है कि हिंदी कहानी तीव्र गति से विकसित हुई, गतिशील हुई। इन दोनों महान रचनाकारों की दृष्टि, साहित्यिक दृष्टि, सामाजिक दृष्टि,
सांस्कृतिक दृष्टि, ऐतिहासिक दृष्टि, इन दोनों का दर्शन और दोनों की लेखन प्रस्तुति, ये परस्पर भिन्न होते हुए भी एक दूसरे की पूरक प्रतीत होती है। प्रेमचंद की भूमिका और योगदान पर जब हम दृष्टि डालते हैं तो हिंदी कहानी के विकास में उनका योगदान अतुल्य और अप्रतिम दिखाई देता है। सन 1916 ईस्वी में प्रेमचंद की विश्व प्रसिद्ध कहानी पंच परमेश्वर जब प्रकाशित होती है तो प्रेमचंद के भावी लेखन भविष्य का परिचय उसी कहानी से प्राप्त होता है। हिंदी कहानी के इतिहास में पंच परमेश्वर जैसी कहानी, इसने एक नई रचना दृष्टि और रचना परंपरा को प्रारंभ किया। कथा जगत की एक नई भूमि, एक आधारशिला रखी और एक तरह से कहानी के नवीन युग का सूत्रपात किया, आमंत्रण दे डाला। यही किसी भी रचनाकार के विराट व्यक्तित्व का परिचायक भी होता है। कहा भी जाता है, होनहार बिरवान के होत चीखने पात। हिंदी कहानी में जब प्रेमचंद का प्रादुर्भाव होता है तो एक अभूतपूर्व घटना के रूप में, एक विलक्षण घटना के रूप में यह प्रादुर्भाव दिखाई देता है। अगर सब मिलाकर हम देखें प्रेमचंद के रचना संसार को तो बहुत बड़ा रचना संसार है। महाकाव्यात्मक अनेक उपन्यास, गोदान जो विश्व स्तरीय रचना के रूप में स्वीकार किया जाता है, कर्मभूमि, रंगभूमि, निर्मला, कायाकल्प, ऐसे अनेक उपन्यास प्रेमचंद ने लिखे। उन्हीं प्रेमचंद ने लगभग 300 या उससे भी अधिक कहानियां अलग अलग आयामों में, उन कहानियों में बाल मनोविज्ञान, स्त्री मनोविज्ञान, मानव मनोविज्ञान, समाज मनोविज्ञान, यह सब दिखाई देता है। उसमें कृषि समस्या भी है, उसमें समाज की अनेक चुनौतियों और समस्याओं को उद्घाटित करने का सिलसिला भी है। और ये सब कहानियां 8 खंडों में मानसरोवर नाम से संकलित या संग्रहित की गई हैं। प्रेमचंद की कहानियों में एक मनोवैज्ञानिक झांकता है, एक सामाजिक दृष्टा दिखाई देता है, एक सांस्कृतिक चेतना का अग्रदूत प्रकट होता है और चरित्र प्रधान कहानियां अलग अलग तरह की, चाहे वो स्त्री चरित्र हो, पुरुष चरित्र हो, बाल चरित्र हो, या कृषि हो, या निर्धन व्यक्ति हो, या राजसी ठाट-बाट का व्यक्ति हो, बखूबी इतिहास दृष्टि अगर प्रेमचंद की देखें, परिवार के प्रति और पारिवारिकता की व्यवस्था के प्रति एक विलक्षण दृष्टि प्रेमचंद की, समाज और संस्कृति से जुड़ी हुई, गरीब वर्ग और धनाढ्य वर्ग से जुड़ी हुई तमाम समस्याओं को उद्घाटित करने का काम प्रेमचंद जिस खूबी के साथ करते हैं वह भी अनुपम और विलक्षण दिखाई देता है। ग्रामीण समुदाय की, कृषि समुदाय की, कृषि संबंधी, ऋण संबंधी, शोषण संबंधी तमाम चुनौतियां, समस्याएं उनकी कहानियों, उनके उपन्यासों में उद्घाटित होती हैं। इससे यह तो ज्ञात होता ही है कि प्रेमचंद का जो फलक है, प्रेमचंद का जो क्षितिज है, प्रेमचंद की जो आधारशिला है, वह वास्तव में विराट है, व्यापक है। प्रेमचंद ने अपनी अनेक कहानियों में मध्यवर्ग को मुख्य विषय बनाया है। मध्यवर्ग की न जाने कितने प्रकार की समस्याओं को उन्होंने देखा, आत्मसात किया, अनुभव किया और उन समस्याओं को प्रामाणिकता के साथ कथावस्तु के रूप में प्रस्तुत किया। प्रेमचंद का जो समय है
आज़ादी से पहले का भारत, वह जिन सामाजिक समस्याओं और चुनौतियों से जूझ रहा था, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका के माध्यम से उन समस्याओं को उद्घाटित करने का आह्वान लेखकों से किया था। परिणामतः प्रेमचंद भी सरस्वती में प्रकाशित हुए थे, तो उन्होंने भी उन समकालीन भारतीय समस्याओं और चुनौतियों को अनुभव किया। उसमें विधवा विवाह एक बहुत बड़ी चुनौती थी। हमारा समाज उतना आधुनिक नहीं हो पाया था कि विधवा स्त्री को विवाह की अनुमति हो, लेकिन विधवा जो कि वस्तुतः निर्दोष है, उसके पुनर्विवाह की व्यवस्था, उसकी वकालत प्रेमचंद करते हैं। और प्रेमचंद के पास इस तरह की समस्याओं को उठाने, उजागर करने या उद्घाटित करने के अनेक तर्क भी हैं। बाल विवाह का विरोध, उसे रोकना चाहिए। अनमेल विवाह एक सामाजिक विद्रूपता है। ये जो अल्पायु में विवाह होते हैं या जो अवस्था के मेल के बिना विवाह कर दिए जाते हैं, उसमें विवशता भी होती है, गरीबी भी होती है, सामाजिक भय भी होता है। इन सब को प्रेमचंद उद्घाटित करते हैं और जागरूक करते हैं, चेतना का संचार करते हैं कि यह इस विद्रूपता का अंत होना चाहिए। वो इसकी लड़ाई लड़ते हैं। वेश्यावृत्ति के विरुद्ध तमाम प्रश्न खड़े करते हैं। वेश्यावृत्ति क्यों होती है, उसका जिम्मेदार किसको ठहराया जाए, समाज की इस व्यवस्था को बदलने के क्या उपाय हो सकते हैं। स्त्री के शोषण के जो विविध आयाम हैं, उनके माध्यम से वह शोषकों को एक तरह से उघाड़ते हैं, उन शोषकों के विरुद्ध आवाज बुलंद करते हैं। इसलिए स्त्री का शोषण किसी भी सभ्य और शिष्ट समाज के लिए एक अभिशाप है। ऐसी स्थापना वो अपनी कहानियों के माध्यम से करते हैं। मद्यपान की एक बड़ी समस्या हमारे देश के सामने तब भी थी और आज भी है। यह जो मदिरापान है, यह जो तमाम तरह के नशे हैं, इस समस्या से कैसे समाज को मुक्त कराया जाए, इसके जो दुष्परिणाम हैं उनको वो उद्घाटित करते हैं। संयुक्त परिवार प्रथा की समस्या को भी वह अपनी कहानियों के माध्यम से बखूबी वर्णित करते हैं, चित्रित करते हैं। संयुक्त परिवार के जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनको उजागर करते हैं और फिर संयुक्त परिवार में आने वाली समस्याओं को भी वो हमारे समक्ष व्यक्त करते हैं। यह जो पारिवारिक विघटन है, कुटुंब के टूटने की समस्या है, एकाकी जीवन की ओर, एकल परिवार की ओर अग्रसर होने का जो सिलसिला प्रारंभ हो रहा है, जो पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित है, उसकी देन है। यह एक बड़ी समस्या है। पति पत्नी का विछोह, मनमुटाव, एक दूसरे से अलग होने की छटपटाहट, इन सब समस्याओं को भी प्रेमचंद अपनी कहानियों के माध्यम से बहुत मनोवैज्ञानिक प्रविधि के साथ व्यक्त करते हैं। पूंजीवादी समस्या को, पूंजीवाद एक प्रकोप बनकर समाज पर कैसे बरसता है, इस प्रकोप से, इस अभिशाप से समाज को कैसे बचाया जाए, पूंजीवादी व्यवस्था से जुड़े हुए लोग कैसे गरीबों का शोषण कर रहे हैं, उनके शोषण के अलग अलग आयामों को भी प्रेमचंद बखूबी चित्रित करते हैं। गरीब का, किसान का, स्त्री का, मजदूर का, इनका शोषण प्रेमचंद चहुमुखी अनेक आयामों में जब देखते हैं तो उनकी छटपटाहट लेखन के और रचनात्मक धर्म के माध्यम से हमारे सामने प्रकट होती है। प्रेमचंद ने आर्थिक वैषम्य के विरुद्ध भी, अमीर धनवान धनवान हुए जा रहा है, निर्धन निर्धन हुए जा रहा है, अमीर
गरीबों का शोषण कर रहे हैं। यह विषमता एक स्वस्थ समाज के विरुद्ध प्रतीत होती है। इसलिए वो इस आर्थिक वैषम्य के प्रति भी अपनी लेखनी के माध्यम से बहुत सारे मुद्दों को, बहुत सारी समस्याओं को और प्रश्नों को उजागर करते हैं। इसी वैषम्य से असमानता पैदा होती है, भेदभाव पैदा होता है, आचरण में, व्यवहार में अंतर दिखाई देता है। वह चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, पुरुष हों या बच्चे हों, इस असमानता के, इस वैषम्य के शिकार देश के सभी प्रकार के नागरिक होते हैं। इसलिए प्रेमचंद अपनी कहानियों के माध्यम से ऐसी न जाने कितनी समकालीन ज्वलंत समस्याओं और मुद्दों को उद्घाटित करते हैं, उजागर करते हैं। कृषि समुदाय की अनेक समस्याएं, प्रेमचंद उसके माहिर हैं। कृषि जीवन के तो विलक्षण रचनाकार और कथाकार वो माने जाते हैं। कृषि जीवन की तमाम चुनौतियों, समस्याओं पर आधारित अनेक महत्वपूर्ण और दुर्लभ उपन्यासों का सृजन भी, महाकाव्यात्मक रचनाओं का सृजन भी प्रेमचंद करते हैं। इसलिए कृषि जगत की, कृषि परिवार की, कृषि कार्य से जुड़े हुए व्यक्ति और समुदाय की कोई समस्या ऐसी नहीं है जिसे प्रेमचंद उद्घाटित नहीं करते, उजागर नहीं करते। जमींदारी का अभिशाप समाज को कैसे अभिशप्त करता है, समाज में रहने वाले निर्धन, किसान, गरीब, वो जमींदारों के हाथों कैसे शोषित होते हैं, उन हथकंडों को प्रेमचंद अपनी कहानियों में अपने पात्रों के माध्यम से, कथावस्तु के माध्यम से, अपनी संवाद योजना के माध्यम से चित्रित करते चलते हैं। अमीर वर्ग, जमींदार वर्ग गरीबों को ऋण के चंगुल में कैसे फंसाता है, और यह ऋण चुकाने के बाद भी चुकता नहीं है। उस ऋण का अभिशाप गरीबों के लिए कैसे जीवन पर्यंत, मृत्यु पर्यंत एक समस्या बना रहता है, उसको भी प्रेमचंद ने अपनी कहानियों में उद्घाटित किया है। प्रेमचंद का समय महाजनी सभ्यता का समय था। महाजनी समाज किसानों और गरीबों का कैसे शोषण करता था। वह ऋण जो किसान आजीवन चुकाता है लेकिन फिर भी ऋण मुक्त नहीं हो पाता। वह जो मूलधन है वह वहीं खड़ा रहता है और ब्याज चुका चुका कर वह श्रापित गरीब और मजदूर और किसान इस महाजनी सभ्यता का मृत्यु पर्यंत शिकार रहता है। एकता की भावना यह समाज से विलुप्त दिखाई देती है और प्रेमचंद उसके विरुद्ध भी आह्वान करते हैं, आवाज उठाते हैं। अपनी कहानियों के माध्यम से गरीबों को एकत्रित होने, किसानों को एकत्र होकर सामाजिक विद्रूपताओं के विद्रोह की दृष्टि से खड़े होने की प्रेरणा देते हैं। उस समाज में जो मूल्य विहीनता का दौर है, माहौल है, उस मूल्य विहीन समाज की तमाम कमजोरियों, चुनौतियों, विद्रूपताओं को भी प्रेमचंद बखूबी चित्रित करते हैं और भारतीय मूल्यों के प्रति, सामाजिक, नैतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक मूल्यों के प्रति अवगत कराते हैं, परिचित कराते हैं, चेतना जागृत करते हैं। और मर्यादा तोड़ने का जो सिलसिला उस समाज में दिखाई देता है, उसका पात्रों के माध्यम से, कथावस्तु के माध्यम से प्रेमचंद उस मर्यादा तोड़ने वालों का विद्रोह करते हैं, मर्यादा का खंडन करने वालों को चुनौती देते हैं, जागरूक करते हैं, सचेत करते हैं, प्रताड़ित करते हैं। जीवन की अनेक विडंबनाओं की ओर भी ध्यानाकृष्ट करते हैं। मानव जीवन है, सुख दुख
इससे वह घिरा हुआ है। समय समय पर कुछ प्राकृतिक आपदाएं, कुछ सामाजिक आपदाएं, अवांछित रूप से कुछ चुनौतियां समक्ष आकर खड़ी होती हैं। इन विडंबनाओं के शिकार मनुष्य को उसका मनोबल बढ़ाने के तमाम उपाय अपनी कहानियों के माध्यम से धैर्य का, साहस का, शक्ति का, संघर्ष का, जुझारूपन का, यह जो मूल मंत्र है वह प्रेमचंद अपनी कहानियों के माध्यम से देते चलते हैं। आज़ादी का स्वप्न पूरा देश उस युग में देख रहा था। प्रेमचंद ने अनेक कहानियां राष्ट्रीय जागरण की दृष्टि से भी लिखी हैं। ये जो स्वाधीनता का बोध है, ये जो राष्ट्रीय चेतना का बोध है, जिसका बीज वपन छायावाद में प्रसाद, पंत, निराला, महादेवी की कविताओं में, नाटकों में हम देख चुके हैं, जिसका प्रारंभ, शुभारंभ भारतेंदु और द्विवेदी युग में बखूबी और प्रामाणिकता के साथ हो चुका था, उसी स्वर को प्रेमचंद ने भी अपनी अनेक कहानियों में, अपने उपन्यासों में राष्ट्रीय जागरण के रूप में हमारे समक्ष व्याख्यायित किया, वर्णित किया। बहुत से पात्रों के माध्यम से, संवादों के माध्यम से, चारित्रिक औदात्य के माध्यम से भी वो इस तरह की चेतना का संचार करते चलते हैं। नैतिक उत्थान का आह्वान, सामाजिकता की भावना, धर्म की समस्या, जाति और छुआछूत, ये जो जाति का भेद था, छोटे बड़े, अमीर गरीब और जातियों में विभक्त समाज और छुआछूत की समस्या, जिसकी तरफ गांधी जी ने भी ध्यान आकृष्ट किया, उस युग की ये वो सारी ज्वलंत समस्याएं और चुनौतियां थीं। प्रेमचंद अपनी अलग अलग कहानियों में, कथा वस्तुओं में, पात्र योजना में इन समस्याओं को बखूबी उठाते हैं, चित्रित करते हैं। जमीन की समस्या, क्योंकि परस्पर द्वेष का कारण जमीन का बंटवारा यह बनता है। खेती की समस्या, किसान खेती करे या जमींदार के यहाँ नौकरी करके खेती करे, अपनी खेती करे। प्रकृति की अनेक प्रकार की आपदाएं, सूखा पड़ना, बाढ़ आना, किसान के लिए हर स्थिति में चुनौती और संकट यह खड़ा हो जाता है। शासक, शोषक और प्रजा, इनके परस्पर संबंधों को भी वो बखूबी उद्घाटित करते हैं। बाल भावनाओं को, बाल मनोविज्ञान को, मनोवृत्तियों को भी प्रेमचंद अपनी निपुणता और चतुराई के साथ, अपनी कलात्मकता के साथ, भाषाई अधिकार के साथ चित्रित करते हैं। तो कुल मिलाकर ऐसे अनेक प्रश्न हैं जो मनुष्य को, मानव जीवन को विकल करते हैं। उनकी उस विकलता के कारण, उनकी हर तरह की समस्या, इन सब को प्रेमचंद ने बड़ी बारीकी से और पूर्णतः प्रामाणिकता के साथ, अधिकार के साथ चित्रित किया है। मित्रों, वास्तव में प्रेमचंद की कहानियाँ ऐसी रोचक, ऐसी सुपठ्य, ऐसी बोधगम्य कहानियाँ हैं कि इसीलिए हम उनको कथा सम्राट की उपाधि से विभूषित भी करते हैं। इस विषय को पुनः आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। अभी अनुमति चाहते हैं, आज्ञा दीजिए। नमस्कार।